बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बाबा, आज रुक जाइए, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये दिन ब दिन मौसम खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा और घर में खाने को एक दाना तक नहीं आ पाएगा। रवि ने अपने पिता सुरेश से कहा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तभी बहुत तेज आंधी तूफान चल लगा। अरे देखो जरा, देखो कितनी तेज तूफान चल रहा है। अरे अमित बेटा, तू झोपड़ी के ऊपर तिरपाल तो लगा कर आया था ना? सुरेश ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। हाँ बाबा, लगा दी थी तिरपाल, अमित ने जवाब दिया। पर उसकी नजरें कहीं और थी। और उसके ऊपर तूने ईंटें रखी थी या नहीं? बाबा, ईंट रखना तो मैं भूल गया। अमित के इतना कहते ही झोपड़ी के अंदर बारिश की वजह से पानी टपकना शुरू हो जाता है। एक ठंडी हवा का झोंका आया और झोपड़ी के अंदर नमी भर गई। हे भगवान, अमित, तूने ये क्या किया? तुझे मैंने कहा था बारिश और तूफान तेज हैं, तुझे ईंटें रख देनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि तिरपाल उड़ गई है। चल मेरे साथ, अब तुझे मेरे साथ भीगते हुए मेहनत करनी होगी, नहीं तो पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। सुरेश इतना बोल ही रहा था कि घर के अंदर वाकई छत से पानी टपकने लगा। उनकी आवाज में मजबूरी और निराशा थी। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। जल्दी से दोनों बाप बेटा बारिश में बाहर निकलते हैं और झोपड़ी की छत पर तिरपाल को सही से लगाना शुरू कर देते हैं। ठंडी बारिश की बूंदें उनके बदन पर किसी बरछी की तरह चुभ रही थी। अरे बेटा, ईंटों को अच्छे से रखना, कहीं ईंट गिर ना जाए। ठीक है पिताजी, सही ही रखूंगा। अमित इतना कहकर अच्छे से ईंटों से तिरपाल को दबाने लगता है, जिससे छत ढक जाती है और झोपड़ी में पानी टपकना बंद हो जाता है। लेकिन इसी के चलते हुए बेचारे दोनों बहुत बुरी तरह भीग जाते हैं। उनकी सांसें तेज हो रही थी और शरीर कांप रहा था। अरे चलो बेटा, बहुत ठंड हो रही है बाहर, घर में चलते हैं। बरसात में मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब दोनों बाप बेटा घर के अंदर आते हैं तो आशा उन्हें सूखे कपड़े देती है और कहती है, आप लोग अपना शरीर पोंछ लो और सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग सकती है। आशा के दिए हुए कपड़े दोनों पहन लेते हैं। तभी बीमार कमला, जो बिस्तर पर पड़ी थी, आशा से कहती है, अरे बेटी, तूने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? उसकी आवाज कमजोर थी। माँ, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। घर के अंदर खाना कैसे बनाऊंगी? सारे में धुआं ही धुआं हो जाएगा। आशा की आवाज में बेबसी थी। मेरी दवाई का समय हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है माँ, मैं कुछ करती हूँ। आशा अपने सिर पर एक सफेद कट्टा रखकर बारिश से बचते हुए बाहर से कुछ ईंटें लाकर घर के अंदर ही छोटा सा चूल्हा बना लेती है और उसी पर खाना बनाना शुरू करती है। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो रही थी, पर माँ की भूख देखकर उसे हिम्मत मिल रही थी। अरे बेटी, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है। सुरेश खांसते हुए बोला, पिताजी, खाना बनाना भी तो बहुत जरूरी था। आशा जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। वो खाने में सिर्फ नमक मिर्च वाले चावल ही बना पाती है। सादगी में भी एक अजीब सी सुगंध थी, जो भूख से तड़पते पेट को राहत दे रही थी। माँ उठो, ये लो खाना खा लो। कमला आशा के हाथों से खाना खाती है। कमला के पूरे शरीर को पैरालिसिस हुआ था, जिसके कारण ना तो वो हिल सकती थी और ना ही उठ सकती थी। उसकी आंखें भर आई थी। मेरी प्यारी बेटी, इतनी कम उम्र में तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आ गई। हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता है। इस गरीब झोपड़ी के अंदर हम कैसे कैसे दिन देखते हैं। कमला की आवाज में दर्द था। कोई बात नहीं माँ, बच्चे समय के अनुसार बड़े होते हैं, लेकिन मैं समय से पहले बड़ी हो गई हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। आशा ने मुस्कुराने की कोशिश की ताकि माँ को सहारा मिल सके। मैं तो इस कद्र लाचार हो गई हूँ कि तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती बेटा। कमला की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आशा उनके आंसू पोंछकर अपनी माँ को हौसला देती है।
जिसके बाद वह अपने भाई और पिता के साथ बैठकर खाना खाती है। खाने के बाद सभी एक दूसरे से लिपटकर सो गए, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। बारिश होती ही रहती है, रुकने का नाम नहीं लेती। आधी रात के समय जिस तरफ कमला का बिस्तर होता है, वहाँ पर पानी टपकना शुरू हो जाता है। बूंद बूंद पानी उसकी पीठ पर गिर रहा था, जिससे उसे ठंड लग रही थी। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है। आशा, आशा, लगता है सो गई। अब मैं क्या करूं? ये पानी तो धीरे धीरे टपकता ही जा रहा है। कमला रात भर अपने ऊपर टपकते हुए पानी को ऐसे ही झेलती रहती है, जिसकी वजह से सुबह तक उसके पूरे शरीर में बुखार फैल जाता है। उसका शरीर जल रहा था और सांसें तेज हो रही थी। अरे अरे, ये क्या? माँ, आपको तो बहुत ही बुखार हो गया है। रात भर ये झोपड़ी की छत टपकती ही रही। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे तक आवाज नहीं गई। ये सुनकर आशा को बहुत अफसोस होता है। वह सूखे कपड़ों पर अपनी माँ को सहारा देकर लिटा देती है और उनके कपड़े भी बदल देती है। लेकिन तभी अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? यहाँ तो पानी भर रहा है। लगता है गांव में बाढ़ आ गई है। हम लोग क्या करें? सुरेश चिल्लाता है। पानी कमर तक पहुँच गया था। अरे बेटा अमित, अरे भाई, अपनी माँ को कंधे पर उठा, नहीं तो हम सभी बजाएंगे। अरे, पानी में कोई जुगाड़ करता हूँ बेटा। सुरेश फौरन घर के बाहर जाता है। उसे एक रेडी दिखाई देती है। वह रेडी लेकर आता है और कमला को उस पर लिटा देता है। अरे, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। हमें अब यहाँ से जाना होगा, नहीं तो डूब जाएंगे। तभी अचानक से उनकी झोपड़ी पानी में डूबकर बह जाती है। उनके सारे सपने, सारी यादें, सब कुछ पानी में समा गया। हमारी झोपड़ी चली गई बेटी। अब हमें भी यहाँ से चलना होगा। तुम्हारी माँ को यहाँ से किसी ऊंचे स्थान पर लेकर जाना होगा। सुरेश, अमित और आशा तीनों कमला को रेडी के साथ वहाँ से ऊंचाई पर लेकर जा रहे होते हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि पैरों तले जमीन खिसक रही थी। पिताजी, पिताजी, माँ रेडी के साथ पानी में बहती चली जा रही हैं। अमित चिल्लाता है। रेडी धीरे धीरे उनकी पहुंच से दूर जा रही थी। हे भगवान, अब हम लोग क्या करें? हम लोग भी डूब रहे हैं। कोई सहारा मिलेगा तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो पता नहीं आज क्या होगा। सुरेश की आवाज में निराशा थी, पर आशा की आंखों में अभी भी उम्मीद की किरण थी। हे भगवान, कोई हमारी मदद करो। हे ऊपर वाले, कुछ तो करो। तभी आशा को एक बड़ी सी लकड़ी का सहारा मिलता है। वह उस लकड़ी के सहारे अपने पिता और भाई को भी बचा लेती है, जिसके बाद वे तीनों लकड़ी के सहारे तैरते हुए एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी लोग होते हैं। हर चेहरे पर डर और उदासी थी। हे भगवान, मेरी 8 साल की बेटी थी, कहीं नजर नहीं आ रही। इस बाढ़ के कारण वो पता नहीं कहां पानी के साथ बहती चली गई। वहां सभी अपने परिवार को लेकर दुख में थे, और यहाँ आशा, सुरेश और अमित तीनों कमला के लिए फूट फूट कर रोने लगे थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं किस हाल में होगी वह। क्या वो अभी जिंदा होंगी या नहीं? अमित की आवाज भर्रा गई थी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ वापस आएंगी। ये देखो, सरकारी लोग हम लोगों की मदद कर रहे हैं। बिछड़े हुए परिवार के सदस्यों को ढूंढ कर ला रहे हैं। सुरेश ने उन्हें दिलासा दिया, पर उसके अपने मन में भी डर था। अमित, आशा और सुरेश तीनों कमला की राह देखते ही रह जाते हैं, लेकिन सरकारी आदमियों को भी कमला की ना तो लाश मिलती है और ना ही कोई अतापता, जिसके कारण अब उन्हें यही लगता है कि कमला दुनिया में नहीं रही। एक गहरा सूनापन उनके दिल में उतर गया था। इतनी बारिश हो रही है, माँ का तो कुछ पता नहीं। अब हमें हमारे लिए कुछ करना होगा। आशा ने अपनी आँखों के आंसू पोंछे और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, तुम सही कह रही हो बेटी, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुरेश ने हिम्मत जुटाई। सुरेश और अमित दोनों बाप बेटे जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके
वहाँ झोपड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। बार बार बारिश और तेज हवाएं उनके काम में बाधा डाल रही थी, जिससे वे हताश हो रहे थे। बारिश बहुत जोरों से हो रही है। मैं यहाँ वहाँ से पन्नियाँ इकट्ठा करती हूँ। आशा पन्नियाँ इकट्ठा करती है और उन्हें जोड़कर तैयार करती है, जिसे वह अपने पिता और भाई के ऊपर रखकर उन्हें बारिश से बचाने की कोशिश करती है। उसकी इस कोशिश से उन्हें थोड़ी राहत मिली और इसी के चलते अमित और सुरेश झोपड़ी बना लेते हैं और उसमें वे सब रहने लगते हैं। ये झोपड़ी उनके लिए एक नया आश्रय थी, उम्मीद की एक नई किरण। चलो, हमने जैसे तैसे करके अपने लिए मजबूत झोपड़ी तो बना ली। काश माँ भी मिल जाती तो अच्छा होता। आशा अफसोस करते हुए रो रही थी कि तभी उसे झोपड़ी के बाहर से अपनी माँ की आवाज आती है। आशा, अमित, कहाँ हो तुम दोनों मेरे बच्चों? कहाँ हो? ये आवाज सुनकर वे तीनों चौंक गए। ये किसी सपने से कम नहीं था। आशा, ये तो माँ की आवाज है। सुरेश की आंखों में चमक आ गई। आशा जैसे ही झोपड़ी के बाहर आती है, वो बारिश में भीगती हुई अपनी माँ को खुद अपने पैरों पर चलते हुए देखती है। ये एक अद्भुत दृश्य था। माँ, आप चल सकती हो, आप हिल सकती हो, आप खड़ी हो सकती हो। ये सब कैसे हुआ? आशा खुशी से चिल्ला उठी। ये तो एक चमत्कार है। बहते बहते पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गई थी और बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो हाथ पैर अपने आप काम करने लगे। फिर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। कमला की आवाज में नया जीवन था। ये भगवान का चमत्कार ही था। हमारी झोपड़ी भी टूट गई थी। भैया और पिताजी ने दोबारा झोपड़ी बनाई है और इस बार बहुत मजबूत बनाई है। एक बूंद भी नहीं आ रही झोपड़ी के अंदर। माँ, चलो हम सब एक साथ पहले की तरह रहेंगे। कमला को सही सलामत देखकर अमित और सुरेश दोनों बहुत खुश होते हैं। वे सभी एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। ये एक ऐसा पल था जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे। इस तरह बारिश में भी गरीब की झोपड़ी उनके काम आती है और वे उसी में अपना गुजारा करते हैं। बरसात खत्म होने के बाद जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अमित और सुरेश दोनों मिलकर जी तोड़ मेहनत करते हैं। उन्होंने न सिर्फ मजदूरी नहीं की, बल्कि छोटे मोटे काम भी किए ताकि ज्यादा पैसे जोड़ सकें। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने परिवार को एक स्थायी और सुरक्षित घर देना। धीरे धीरे उन्होंने इतने पैसे जमा कर लिए कि अपने लिए पक्का मकान बना सकें। कमला भी अब ठीक हो चुकी थी। वह अपने पैरों पर चल सकती थी और उसने भी हार नहीं मानी। उसने अमीर घरों की कोठियों में काम करके कुछ पैसे जोड़े। उसकी लगन और मेहनत ने परिवार की आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे मजबूत कर दिया। उसने घर की छोटी बड़ी परेशानियों को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। अब वे सभी एक साथ खुशी खुशी अपने नए पक्के मकान में रहने लगे। उनके घर में अब बारिश का पानी नहीं टपकता था और न ही उन्हें बाढ़ का डर सताता था। उनकी झोपड़ी की यादें उनके संघर्ष की गवाह थी और उनका नया घर उनकी मेहनत और अटूट पारिवारिक प्रेम का प्रतीक बन गया। आशा, अमित, सुरेश और कमला सभी ने मिलकर गरीबी और आपदा का सामना किया और अंत में अपनी हिम्मत और एकजुटता से जीत हासिल की। ये कहानी सिर्फ एक परिवार के संघर्ष की नहीं, बल्कि उम्मीद और दृढ़ संकल्प की भी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आराधना टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बात के साथ। नमस्कार।